हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन बीएनपी लॉ क्लासेस। मैं ऑलरेडी आपके साथ दो पेपर्स डिस्कस कर चुकी हूँ। एमपी एचएस हायर जुडिशरी एग्जाम्स के, जिसमें मैंने आपके साथ 10-10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। 5 क्वेश्चंस पर वीडियो एमपी एलआरसी के मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस पर वीडियो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के मिलेंगे, जिसके साथ बहुत सारे आपको और भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी हायर जुडिशरी का जो एग्जाम है वो 28 फरवरी 2021 में होने वाला है। और ये वीडियो ना सिर्फ एमपी हायर जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो एमपी सिविल जज का एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पे भी 5 क्वेश्चन एलआरसी एंड 5 क्वेश्चन अकोमोडेशन से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये क्या कहता है कि विच सेक्शन ऑफ एमपी एलआरसी कन्फर स्टेटस ऑफ कोर्ट ऑन बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर। तो एक बात पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 में एमपीएलआरसी में एक बहुत मेजर अमेंडमेंट हुई थी, जिसके बाद बहुत सारे सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया, बहुत सारे सेक्शंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और कुछ नए सेक्शंस इंसर्ट भी कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ 2019 में एक अमेंडमेंट हुई थी जो 2020 से लागू हुई थी, और इस अमेंडमेंट से कुछ और थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। इसमें कोई मेजर चेंज नहीं किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि ये जो पेपर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये 2017 का पेपर है, जिसके बाद ये मेजर अमेंडमेंट आई, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट हो, मतलब किसी किसी के आंसर्स ऑप्शंस डिफरेंट हो, उनको मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ सेकेंड। ओके, so just let me remove whatever I have written here, and let's continue with our topic. Okay, so यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि रेवेन्यू जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कोर्ट का दर्जा देता है, स्टेटस ऑफ कोर्ट देता है। ठीक है, तो इस सेक्शन नंबर 31 जो है वो आपके जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसे दर्जा देता है कोर्ट का। ठीक है, अगर मैं सेक्शन नंबर 31 की बात करूं तो ये फॉल करता है आपके चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 की हेडिंग क्या है? प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर एंड रेवेन्यू कोड। इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक होता है ये बार बार मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो सेक्शन नंबर 27 से लेके 43 तक जो है वो आपका जो है वो चैप्टर 4 है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जनरली लोगों को ये बात याद रहती है कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो अपील से डील करता है। ये बात याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, और क्योंकि अपील के चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आते हैं तो ये बात लोगों को याद रहती है कि चैप्टर नंबर 5 जो है अपील से, रिवीजन से और रिव्यू से डील करता है, और ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 44 से। तो आप रिवर्स में जाके ये याद रख सकते हैं कि 43 तक चैप्टर नंबर 4 है, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 27 से। अब मैं बात करूं सेक्शन नंबर 31 की, तो सेक्शन नंबर 31 की जो मार्जिनल हेडिंग है वो यही कहती है, कन्फरल ऑफ स्टेटस ऑफ कोर्ट ऑन बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर। मतलब बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर। अब आप ये बोलेंगे कि ये बोर्ड क्या होती है, रेवेन्यू ऑफिसर क्या होता है, तो ये सब जानने के लिए आपको एमपीएलआरसी पूरा पढ़ना पड़ेगा। वैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं तो जो सेक्शन नंबर 11 एमपीएलआरसी का है वहां पे ये बताया गया है कि किस किस को रेवेन्यू ऑफिसर माना जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 11 में आप वो लिस्ट पढ़ सकते हैं। अब मैं सेक्शन नंबर 31 में कुछ और अगर डिटेल्स है तो वो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सेक्शन नंबर 31। सो अगर मैं इस पूरे चैप्टर की बात करूं तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं किसके लिए बता रही हूँ? एमपी सीजे के लोगों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि एमपी सीजे में मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन एमपी हायर जुडिशरी में ये जो एमपीएलआरसी है वो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाता है, और उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू के लिए इसका नॉलेज होना जरूरी है, और आपको जजमेंट राइटिंग के पेपर के लिए इसका नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर 4 की, तो चैप्टर 4 में एक सेक्शन नंबर 29 है। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं एक एक सेक्शन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। चैप्टर नंबर 4 का जो इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं अपने बैरेक में। तो लेट मी change the color of the pen so it will be more clear for you people. Just give me a moment.
ओके ओके सो सेक्शन नंबर 29, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात क्या करता है, ये बात करता है पावर टू ट्रांसफर केसेस, किसके पास पावर होगी ट्रांसफर की। ठीक है, तो इसकी मार्जिनल हेडिंग भी पूछी जाती है कि पावर टू ट्रांसफर केसेस कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 25 में, सॉरी 29 में, 29 में। ठीक है, और पावर किसके पास है, बोर्ड के पास पावर है कि बोर्ड डायरेक्ट करेगी कि किस तरीके से ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कमिश्नर के पास भी पावर दे रखी है सबसेक्शन 2 में, तो इसको आप जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब अगर हम बात करें कि और कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो एक सेक्शन नंबर 32 है। ये क्या बात करता है, ये बात करता है इनहेरेंट पावर ऑफ रेवेन्यू कोड। अब इनहेरेंट पावर आपके लिए कोई नया तो होगा नहीं, आपको ऑलरेडी पता होगा कि इनहेरेंट जो पावर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी सेक्शन नंबर 482 सीआरपीसी में और सेक्शन नंबर 151 सीपीसी में। ठीक है, तो हर एक एक्ट में एक इनहेरेंट पावर्स दे रखी होती हैं। बेसिकली अगर हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें, और इनहेरेंट पावर्स का मतलब क्या होता है कि किसी किसी कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं। जैसे कि हम बात करें लाइक सीपीसी के केस में जो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो अदर कोर्ट्स होते हैं उनके पास इनहेरेंट पावर होती है, और सीआरपीसी के केस में सिर्फ हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है। अब इनहेरेंट पावर का मतलब ये होता है कि भाई अगर जस्टिस डिपार्ट करना है, जस्टिस इम्पार्ट करना है, तो डायरेक्टली हाई कोर्ट को भी अप्रोच किया जा सकता है और उसके पास इनहेरेंट पावर है तो वो कोई भी डिसीजन पास करे। जैसे कि सीआरपीसी में एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि एफआईआर को क्वैश कराना है तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, सेक्शन नंबर 482 में जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इनहेरेंट पावर का जो प्रोविजन है वो एमपीएलआरसी में कहां दे रखा है, सेक्शन नंबर 32 में दे रखा है। ठीक है, और हमेशा जो इनहेरेंट पावर होती है वो प्रिवेंट्स द एंड ऑफ जस्टिस के लिए होती है एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द पावर ऑफ द कोर्ट के लिए होती है। ठीक है, तो एमपीएलआरसी में अगर मैं बात करूं तो किसके पास इनहेरेंट पावर है, रेवेन्यू कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। मैं सेक्शन नंबर 32 आपके लिए रीड भी कर देती हूँ। ये बोलता है नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द रेवेन्यू कोड टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोड। तो ये जो लाइन है ना दो कि एंड ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर मैं अब नेक्स्ट बात करूं कि इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक सेक्शन नंबर 35 है। ठीक है, ये क्या बात करता है, ये बात करता है एक्स पार्टे ऑर्डर की, मतलब हियरिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टी। अगर एक्स पार्टे की बात करूं तो आपको एक प्रोविजन याद आता होगा उसमें, सेक्शन ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 ऑफ सीपीसी, जो बात करता है आपका सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिसीजन, एक्स पार्टे ऑर्डर। ओके, एक्स पार्टी का मतलब होता है एक पक्षीय। ठीक है, मतलब एक पार्टी आई थी, एक पार्टी नहीं आई थी, ऑर्डर हो चुका है। अब जो पार्टी आई थी उसके ये तो फेवर में है या अगेंस्ट में है, तो अब दूसरी पार्टी के पास क्या रेमेडी है वो बात करता है आपका रूल नंबर 13 ऑफ ऑर्डर नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसी के साथ अगर आप सेक्शन नंबर 35 को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, और इसकी लिमिटेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 35 में कि लिमिटेशन क्या होगी, 30 डेज। और अगर आपको याद हो, ठीक है, तो कि सीपीसी में क्या लिमिटेशन है, तो सीपीसी में जो सेटिंग असाइड दी एक्स पार्टे ऑर्डर की लिमिटेशन है वो भी है 30 डेज। अब अगर आप बात करें कि मैडम हमने तो सीपीसी खोला और सीपीसी में हमें ये 30 दिन नहीं देखने को मिले, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो 30 दिन की लिमिटेशन है ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 में, वो आपको सीपीसी में नहीं लिमिटेशन एक्ट में देखने को मिलेगी। और लिमिटेशन एक्ट में जो शेड्यूल दे रखा है उसकी एंट्री नंबर 123 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो लिमिटेशन है सेटिंग असाइड एक्स पार्टे ऑर्डर की वो है 30 डेज की। तो जो
सेक्शन नंबर 35 है एलआरसी का, वहां पे भी जो लिमिटेशन है वो 30 डेज की ही है। तो ये दोनों आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। आई नो मैंने यहाँ पे आपको काफी कुछ बता दिया है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, बट अगर आप ये सारी चीजें अपने बैरेट में मार्क कर लेंगे तो बिलीव मी वन डे और द अदर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्टडी दीज लोकल एक्ट्स एंड बिकॉज लोकल एक्ट्स बहुत ही बोरिंग होते हैं, इसलिए हम इन्हें लाइक ऐसे नहीं पढ़ सकते कि हम बिना कोरिलेट करे पढ़े। एंड बिना कोरिलेशन के जब मैं पढ़ने का ट्राई करती थी तो बहुत ही मेरे लिए मुश्किल होती थी, लेकिन जब से मैंने कोरिलेट करना स्टार्ट किया है विद अदर लॉज जो हमें अच्छे से आते हैं, जैसे कि सीपीसी, सीआरपीसी, लिमिटेशन एक्ट, ये सारी जुडिशरी में पूछे जाते हैं, हम अपने कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं, तो ये हमें अच्छे से आते हैं और इन एक्ट्स के साथ इसको कोरिलेट करके पढ़ना ईजी होता है। एक बार ट्राई कीजिए, आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे मैंने आपको, हाँ, अब मैं आपको एक और सेक्शन बताती हूँ, इसमें सेक्शन नंबर 36। सो सेक्शन नंबर 36 है, ये एडजॉर्नमेंट की बात करता है। अब एडजॉर्नमेंट की जो बात है वो आपको और कहाँ कहाँ देखने मिलती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सीपीसी में भी एक प्रोविजन है एडजॉर्नमेंट का, अगर मैं सीआरपीसी में बात करूँ तो सीआरपीसी में भी है। अगर आपको नहीं पता तो आप कॉमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे जो अजर्नमेंट की बात करें तो सेक्शन नंबर 36 बताता है कि अजर्नमेंट होंगी वो 3 तक हो सकती है, नॉट मोर देन 3। जो लाइन यूज है वो है नॉट मोर देन 3। और अगर मैं सीपीसी में बात करूं तो सीपीसी में कितनी अजर्नमेंट हो सकती हैं, ये आप मुझे बताएं। अब एक और है सेक्शन नंबर 37 जो भी इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है पावर टू अवॉर्ड कॉस्ट। पावर टू अवॉर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जो पार्टी हारी है उसे बोला जाएगा कि जो पेटिशनर या जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, उसकी वो कॉस्ट बियर करे, ऐसा ऑर्डर भी किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए काफी सारे क्वेश्चंस, सेक्शंस चैप्टर नंबर 4 के। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। चैप्टर नंबर 4 जो है वो बात करता है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर एंड रेवेन्यू कोर्ट की। इसमें हमने देखा पावर टू ट्रांसफर केसेस सेक्शन नंबर 29 में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने सेक्शन आपको इनहेरेंट पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट बताया, सेक्शन नंबर 32। फिर मैंने आपको बताया हियरिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टी, जिसे हम एक्स पार्टी ऑर्डर बोलते हैं, सेक्शन नंबर 35। फिर मैंने बताया 36 में एडजॉर्नमेंट ऑफ हियरिंग और सेक्शन नंबर 37 में पावर टू अवॉर्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे आप ये मार्क कर सकते हैं। और क्वेश्चन फिर से हम आ जाते हैं क्योंकि हमने काफी लंबा डिस्कशन कर लिया, तो शायद क्वेश्चन आप भूल गए होंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था कि एलआरसी में, लैंड रेवेन्यू कोड में, बोर्ड और रेवेन्यू ऑफिसर पे स्टेटस ऑफ कोर्ट किस सेक्शन पे कहाँ दे रखा है कि बोर्ड के पास और रेवेन्यू ऑफिसर के को कोर्ट का स्टेटस दिया गया है, तो ये दे रखा है सेक्शन नंबर 31 में। तो सेक्शन नंबर 31 तो है ही इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन में पूछा ही गया है, ठीक है। और बाकी हमने डिस्कस कर लिए। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका तो यही है, इसमें एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको 10 और क्वेश्चन बता देती हूँ। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता है तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं अपना तरीका चेंज कर लूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बात करता है, सॉरी अपनी इसकी स्क्रीन काफी नीचे ऊपर हो रही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, ये बात करता है विच आंसर इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में कौन सा आंसर सही है। इन द कंडीशन रेवेन्यू कोर्ट कैन यूज द इनहेरेंट पावर। तो देखिए अभी ही थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ इनहेरेंट पावर वाली बात डिस्कस की, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो, सेक्शन नंबर 32 इनहेरेंट पावर की बात करता है, ये आपका फॉल करता है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एक्ट में इनहेरेंट पावर की बात करें, इनहेरेंट पावर क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि एंड ऑफ जस्टिस किया जाए और अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को रोका जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन बोलते हैं फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, तो हाँ जी बिल्कुल, इनहेरेंट पावर के लिए को यूज करके आप एंड्स ऑफ जस्टिस को डिपार्ट करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, जस्टिस देते हैं। दूसरा यहाँ बोलते हैं फॉर द मिसयूज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ना जी, जुडिशियल प्रोसीडिंग के मिसयूज के लिए थोड़ी ना इनहेरेंट पावर्स होते हैं। वेयर देयर इज नो प्रोविजन मेड इन द कोर्ट, ना ये भी सही नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है तो आप इनहेरेंट पावर यूज कर लेंगे।
चौथा है इफ द प्रोविजन इज नेगेटिव इन द कोड, ऐसा भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इन द कंडीशन रेवेन्यू कोड कैन यूज द इनहेरेंट पावर, तो कब कर सकते हैं, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन ये होता टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ, टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोड, और चौथे ऑप्शन में बोथ द लाइक तीसरे ऑप्शन में बोथ ए एंड बी होता, तो आंसर क्या होता, आंसर होता टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस, सॉरी आंसर होता बोथ द अबव, मतलब पहला होता फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड दूसरा होता टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, तो दोनों ही आंसर होता। यहाँ पे क्योंकि ये दूसरी बात नहीं दे रखी है तो आंसर क्या होगा, ओनली वन, दैट इज एंड्स ऑफ जस्टिस। सेक्शन कौन सा है, 32, चैप्टर कौन से में फॉल करता है, 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बात करता है क्वेश्चन नंबर 78, ये कहता है confinement duration in civil prison on failure to restore possession under section 250 in the case of second or subsequent order is। अब देखिए, मैंने इसके पहले आपके साथ 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपके साथ 2019 का सबसे पहले पेपर डिस्कस किया था। पेपर में मैंने 10 क्वेश्चन एलआरसी और अकोमोडेशन से ही डिस्कस किए थे, और फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 2018 का पेपर, और जो आज आपके सामने है वो है 2017 का पेपर, ठीक है। और ये तीनों पेपर किसके हैं, एचजेएस के हैं। तो जो 2019 और 2018 का पेपर था ना, उसमें जो क्वेश्चन था वो था सेक्शन नंबर 250 बी से, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 250 से क्वेश्चन है। अब अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 250 बी या 250, तो ये जो है ये आपके चैप्टर नंबर 18 में फॉल करते हैं। मैं रिवीजन के लिए फिर से आपको एक बार बता दूं कि जो एलआरसी है इसमें टोटल 264 सेक्शन है, टोटल 19 चैप्टर हैं और 3 शेड्यूल देखने को मिलते हैं। अब जो सेक्शन नंबर 250 है ना, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, पूरा सेक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एमपी सिविल जज के लिए प्लेलिस्ट आपको एमपी एलआरसी की मिल जाएगी, जिसमें 21 22 प्लस वीडियोस हैं, इसको भी आप जाके रेफर कर सकते हैं। और यहाँ के लिए आपको समझना हो तो मैं आपको बताऊं 250 क्या कहता है। सेक्शन 250 कहता है रीइंस्टेटमेंट ऑफ भूमि स्वामी इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस्ड, मतलब अगर कोई भूमि स्वामी है उसको इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोजेस कर दिया गया है उसकी भूमि से, तो उसको कैसे रीइंस्टोर किया जाएगा, रीइंस्टेट किया जाएगा, फिर से उसको उसकी भूमि की पोजेशन कैसे दिलाई जाएगी। तो यहाँ पे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि ये तहसीलदार के पास पावर है कि वो सेक्शन 250 में डिसाइड करे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए बाद में मैं आपके साथ ऑप्शंस डिस्कस करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं आपको सेक्शन 250 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो 250 है उसमें एक इंटरिम ऑर्डर भी होता है, मतलब अगर तहसीलदार चाहे तो किसी भी स्टेज पे एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। और ये सबसेक्शन 3 इसकी बात करता है, ये बोलता है तहसीलदार में एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी पास एन इंटरिम ऑर्डर टू द पर्सन ऑक्यूपाइंग द लैंड टू हैंड ओवर इट्स पोजीशन टू द भूमि स्वामी इफ ही फाइंड्स दैट द भूमि स्वामी वाज डिस्पोजेस्ड बाय opposite party within 6 months prior to the submission of the application or commencement of suo motu proceeding under this section। अगर उसको लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोजेशन हुआ है तो वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है। फिर सबसेक्शन 4 बॉन्ड की बात करता है, 4 फीचर ऑफ बॉन्ड की बात करता है, फिर सबसेक्शन 5 कॉम्पनसेशन की बात करता है। जो कॉम्पनसेशन है वो प्रोराटा बेसिस पे दिया जाएगा, जो कॉम्पनसेशन है वो 10,000 पर हेक्टेयर पर ईयर दिया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रखिए 10,000 पर हेक्टेयर पर ईयर दिया जाएगा। फिर सबसेक्शन 6 एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड की बात करता है। सबसेक्शन 7 जो है वो फाइन की बात करता है, और यहाँ कहा गया है कि जो फाइन होगा वो 50,000 रुपयों तक का होगा। कितना होगा, 50,000 रुपयों तक का, 50,000 तक का होगा। फिर उसके बाद सबसेक्शन 8 जो है वो बात करता है कि भाई एसडीओ चाहे तो उसे प्रिजन में भी डाल सकता है, लेकिन जो प्रिजन होगा वो पहले ऑर्डर में 15 दिन तक का होगा, सब्सिक्वेंट में 3 महीने तक का होगा। फिर नोटिस की बात प्रोवाइजो में की गई है, रिलीज की बात सेकंड प्रोवाइजो में की गई है, और 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो ये तो था आपका सेक्शन 250 पूरा का पूरा। अब यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कन्फाइनमेंट की बात पूछी गई थी, मतलब ये अगर मैं बात करूं सबसेक्शन 8 से सवाल था, ओके। सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन
250 से ये क्वेश्चन था, जहां पे किसके पास पावर है, एसडीओ के पास पावर है बिहाइंड द बार्स डालने की, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि पहली बार में 15 दिन, ठीक है, और दूसरी बार में सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स में सेकंड बार में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 महीनों तक का, जो कि मैंने आपको बताया सबसेक्शन 8 के तहत। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था, यहाँ पे सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स की ही बात की जा रही थी, तो आंसर क्या होगा, 3 महीने। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 250 डिस्कस कर दिया। ऐसा नहीं है कि यही सवाल रिपीट हो तो आप कर पाएंगे, अगर कोई और सवाल आएगा तब भी आप आराम से आप कर सकते हैं। सब्जेक्टिव कि आपने अपना बेरेट खोल रखा हो, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करी हूँ मेरे साथ साथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात करता है राइट ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट इज डिफाइंड इन एमपी लैंड रेवेन्यू कोड अंडर सेक्शन। तो कौन से सेक्शन में राइट ऑफ वे एंड अदर ईजमेंट दे रखा है, तो ये सेक्शन नंबर 131 में दे रखा है। हम डिटेल्स देख लेते हैं। सेक्शन नंबर जो 131 है, ये भी मैं आपके साथ अपने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ये आपका चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 पे तो मैं पूरा वीडियो ही बना चुकी हूँ, काफी पार्ट्स में ये वीडियो बना था। तो चैप्टर 10 जो है वो बात करता है बाउंड्री एंड बाउंड्री मार्क एंड सर्वे मार्क्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, तो आपको अगर चैप्टर की लाइक एक्सटेंशन पता है तो आप नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्ट सेक्शन पता होना जरूरी है। तो क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ऑप्शन है सेक्शन 131, 132, 133, 134, तो यहाँ पे तो आपको भाई पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन इस पर्टिकुलर ईजमेंट की बात करता है। तो सेक्शन नंबर 131 बात करता है, जो कि आपका सब्सटीट्यूट हुआ था 2018 की अमेंडमेंट से, ठीक है। और ये बात करता है राइट ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट की। अब मैंने अपने पुराने वीडियो मतलब जब मैंने आपके साथ 2019 का पेपर डिस्कस किया था, तो मैंने आपको एचजेएस के ही पेपर में, मतलब इस सीरीज के पार्ट 1 में सेक्शन नंबर 131 समझाया था। मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर से बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 131 क्या बात करता है, ये कहता है राइट ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट की। अब देखिए, सपोज ये एक बड़ा सा लैंड है, और इस लैंड में ये 4 ए बी सी और डी 4 किसानों की भूमि है। अब यहाँ पे रोड है, ठीक है, तो यहाँ से तो भाई ए वाली जमीन में रोड से व्यक्ति जा सकता है, लेकिन अब से यहाँ जाना है, ठीक है, तो वो यहाँ से ही कोई रास्ता निकालेगा या यहाँ से ही कोई रास्ता निकालेगा। अब यहाँ पे भी लोगों के और खेत हैं, तो ये जो होता है ना, ईजमेंट बोलते हैं इसे, यहाँ जाने का रास्ता प्लस इरिगेशन का रास्ता। तो ईजमेंट का मतलब कि भाई वो अपनी भूमि को इजिली यूज कर सके, उसके लिए उसे जो चीजों की जरूरत है, जैसे कि राइट ऑफ वे की जरूरत है, वाटरिंग की जरूरत है, इरिगेशन की जरूरत है, उसकी ही बारे में सेक्शन 131 बोलता है। और यहाँ पे पावर्स किसके पास है, तहसीलदार के पास पावर्स हैं कि वो डिसाइड करे। और यहाँ पे सबसेक्शन 2 में एक इंटरिम ऑर्डर भी तहसीलदार पास कर सकता है, और वो जो इंटरिम ऑर्डर है ना, वो एक बार पास किया जाएगा तो 90 डेज तक ही रहेगा, 90 डेज के बाद वो अपने आप वेकेट हो जाएगा। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये तो था सेक्शन क्वेश्चन नंबर 79। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वीडियोस थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि एक ही बार देखने की जरूरत होगी। अगर आप फिर से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, स्पीड को बढ़ा दीजिए, 1.25 1.5 कर दीजिए, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। आई होप आपको स्पीड बढ़ानी आती है, और जिनको नहीं आती है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि राइट हैंड साइड में से 3 आपको डॉट्स देखने को मिलेंगे। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे स्पीड का ऑप्शन होता है, पिक्सल्स बढ़ाने का ऑप्शन होता है, तो वहां पे जाके आप स्पीड बढ़ा सकते हैं और पिक्सल्स भी बढ़ा सकते हैं, आपको अच्छे से वीडियो दिखाई दे जाएगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यूट्यूब पे वीडियोस। चलिए वापस आते हैं। ये कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड इज नॉट एक्सक्लूडेड। कौन से मैटर्स में सिविल कोड का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो नहीं एक्सक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इजेक्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट लेसी, दूसरा है रिस्टोरेशन ऑफ
possession to an occupancy tenant, और तीसरा है any claim to modify any entry in the निस्तार पत्रक, चौथा है partition of holding। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ पे सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर आपने पार्टीशन ऑफ होल्डिंग पढ़ा होगा, जो कि आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 178 में देखने को, तो वहां पे ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पार्टीशन कराना है तो वो तहसीलदार के सामने अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है, और जो तहसीलदार है वो चाहे तो स्टे कर सकता है प्रोसीडिंग को, अगर कोई टाइटल का इशू पेंडिंग है। मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किसका टाइटल है भूमि में, किसकी भूमि है वो, तो वो स्टे कर सकता है और उसको सिविल कोर्ट में भेज सकता है। ठीक है, और सिविल कोर्ट टाइटल डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो सेक्शन नंबर 178 में बात नहीं किया गया है। सेक्शन नंबर 178 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो बात करता है कि सिविल कोर्ट डिसाइड कर सकता है, और जो स्टे होगा ना तहसीलदार के द्वारा, वो स्टे 3 महीनों के लिए होगा। जो ये 3 महीनों की बात है, ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप मार्क कर लें। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट पे। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। ये कहता है सूट फॉर eviction of a tenant of accommodation let for non-residential purpose on the ground of bona fide need for non-residential purpose is covered under section dash of MP Accommodation Control Act। तो देखिए, मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया कि सेक्शन 12 जो है वो किसकी बात करता है, वो ग्राउंड्स बताता है। सेक्शन 12 का भी मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सबसेक्शन 1 बहुत सारे ए से लेके पी तक बहुत सारे ग्राउंड्स बताता है, जिसमें जो लैंडलॉर्ड है वो इविक्शन का सूट लेके आ सकता है टेनेंट के अगेंस्ट। ठीक है, और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो कुछ ग्राउंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि ग्राउंड ए अरियर ऑफ रेंट की बात करता है, ग्राउंड बी जो कि सबलेटिंग की बात करता है। अरियर ऑफ रेंट का मतलब अगर टेनेंट ने किराया नहीं दिया है, तो 2 महीनों से अधिक का किराया नहीं दिया है, तो उस केस में जो लैंडलॉर्ड है वो इविक्शन का सूट लेके आ सकता है बिना परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड के। अगर टेनेंट ने अपने जो अकोमोडेशन से दी गई है उसे सबलेट पे दे दिया है, तो वहां पे भी सेक्शन 12 सबसेक्शन 1B में सूट लेके आया जा सकता है। अगर मैं बात करूं और इम्पोर्टेंट की, तो एक ई और एफ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स बनते हैं। अब ई बात करता है जब जो लैंडलॉर्ड है उसे बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट हो। और एफ बात करता है, ये भी बात करता है बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट। मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए। दोनों जो हैं वो बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। किसके लिए बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट हो, या तो लैंडलॉर्ड के लिए अकोमोडेशन खुद के यूज के लिए चाहिए हो, ठीक है, या उसके बच्चों के यूज के लिए चाहिए हो। ठीक है, उसे ये साबित करना पड़ेगा कि उसको खुद यूज करना है, उसके बच्चों को या उसकी वाइफ को यूज करना है। ई के केस में वो जो अकोमोडेशन है वो रेसिडेंशियल की बात हो रही है, और एफ के केस में नॉन रेसिडेंशियल की बात हो रही है। यहाँ पे एक और बात जो लैंडलॉर्ड को प्रूव करनी होती है वो ये कि उस एरिया में उसके पास उस टाउन में कोई और अकोमोडेशन नहीं है जिसमें ई के केस में वो रिसाइड कर पाए, या एफ के केस में वो कोई ऑक्यूपेशन कैरी ऑन कर पाए। अब यहाँ पे हम वापस से सवाल पे आते हैं, नॉन रेसिडेंशियल पर्पस की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया नॉन रेसिडेंशियल की पर्पस के केस में एफ वाला पॉइंट है जो सही होगा, 12(1)(f। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स हैं अगर आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। अपना बैरेट खोल के रखिए, आपको इजी हो जाएगा और आपको काफी जल्दी ये चीजें याद होने लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोविजन ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट डील्स विद द रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर रिपेयर एंड बिल्डिंग एंड री एंट्री। तो कौन सा जो सेक्शन है ये रिपेयर, बिल्डिंग एंड री एंट्री की बात करता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो लैंडलॉर्ड है उसने टेनेंट के लिए कोई अकोमोडेशन दिया, और अब जो अकोमोडेशन है उसको रिपेयर की जरूरत है, ठीक है, या रीबिल्डिंग की जरूरत है, तो वो कैसे उस अकोमोडेशन को वापस लेगा, उसकी बात कहाँ की गई है। तो सेक्शन नंबर 18 में इसकी बात की गई है। सेक्शन नंबर 18 जो है वो आपके चैप्टर नंबर 3 में फॉल करता है, और ये चैप्टर नंबर 3 जो है जिसकी हेडिंग है कंट्रोल ऑफ इविक्शन ऑफ टेनेंट, और ये 11A से सेक्शन नंबर 23 तक है, जिसमें सेक्शन नंबर 17 और 18 जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी सेक्शन 12 एंड ऑल तो है ही इंपॉर्टेंट। 17 और 18 जो है इनको अगर आप साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रहेंगे। मैं आपको दोनों सेक्शंस के बारे में बताती हूँ। सेक्शन नंबर जो 17 है
ठीक है, ये बात करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। जो देखिए री एंट्री जो शब्द है ना, ये आपको सेक्शन नंबर 17 में भी देखने को मिलेगा और 18 में भी देखने को मिलेगा। आपको दोनों में डिफरेंशिएट किस पॉइंट पे करना है कि 17 जो है वो क्या बात करता है, वो बात करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। ठीक है, अब हमें इसको किसके साथ पढ़ना है, सेक्शन नंबर 12 1 ई एंड एफ के साथ पढ़ना है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 18, ये बात करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर रिपेयर्स रीबिल्डिंग एंड री एंट्री। तो यहाँ पे आंसर सेक्शन नंबर 18 होगा। और सेक्शन नंबर 18 को जो है वो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 12 1 जी एंड 12 1 एच के साथ। ये आप अपने बैरक में लिख लीजिए। जब आप इन दोनों को साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 18 में और क्या इंपॉर्टेंट है उसकी भी मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे। सेक्शन नंबर 18 का सबसेक्शन 1 कहता है कि इन मेकिंग एनी ऑर्डर ऑन द ग्राउंड और स्पेसिफाइड इन क्लॉज जी और क्लॉज एच ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12, द कोर्ट शैल ascertain from the tenant whether he elects to be placed in occupation of accommodation or part thereof from which he is to be evicted, and if the tenant so elect shall record the fact of the election in the order and specify therein the date on or before which he shall deliver possession so as to enable the landlord to commence the work of repair or building or rebuilding as the case may be. Subsection 2 कहता है if the tenant delivers possession on or before the date specified in the order, the landlord shall on the completion of the work of repair or building or rebuilding place the tenant in occupation of the accommodation or part thereof as the case may be within 1 month of the completion of such work. Subsection 3 कहता है if after the tenant has delivered possession on or before the date specified in the order, the landlord fails to commence the work of repair or rebuilding or building within 1 month of the specified date or fails to complete the work in a reasonable time or having completed the work fails to place the tenant in occupation of the accommodation in accordance with subsection 2, the court may on an application made to it on his behalf by the tenant within such time as may be specified, order the landlord to place the tenant in occupation of the accommodation or part thereof or to pay to the tenant such compensation as the court thinks fit. तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको सेक्शन 18 पढ़ दिया। मैं सबसेक्शन 1 को और 2 को और 3 को अलग अलग हिंदी में इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई 12(1) जी और एच में जब भी जो और ये ऐसा एविक्शन का ग्राउंड लेके आएगा जो कि टेनेंट है, लैंडलॉर्ड टेनेंट के अगेंस्ट कि भाई मेरे को रिपेयर और रीबिल्डिंग की जरूरत है इसलिए मेरे को री एंट्री करने दिया जाए, तो जो टेनेंट है उसे इलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई वो फिलहाल के लिए जो घर है उसे खाली कर दे और जब वो जो अकोमोडेशन है उसको रिपेयर हो जाता है, रीबिल्डिंग हो जाती है तो वापस से उसमें वो आ जाए। ठीक है, ऐसा उसे इलेक्ट करना होगा। ये सबसेक्शन 1 था। सबसेक्शन 2 ये कहता था कि जो टेनेंट है उसे जो अपनी पोजेशन देनी होगी वो दे देनी होगी और जिस दिन वो अकोमोडेशन का काम खत्म हो जाता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो लैंडलॉर्ड है उसे वापस अकोमोडेशन टेनेंट को देनी होगी। तो ये जो 1 महीने का टाइम है ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सच वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 कहता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो काम शुरू ही नहीं करता है 1 महीने के अंदर जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ है या कोई और रीजनेबल टाइम के अंदर। तो जो कोर्ट है वो कह सकती है कि भाई टेनेंट को वापस से उस अकोमोडेशन में रखा जाए, उसके साथ साथ कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा टेनेंट को। ये पूरी बातें थी सेक्शन 18 की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे काफी लंबा डिस्कशन हो गया है बट इट्स ओके, इट विल बी रियली फ्रूटफुल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है अंडर द एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट स्टैंडर्ड रेंट मींस। तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है, तो ये मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताया है कि स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है सेक्शन 7 में जो डिटरमाइन स्टैंडर्ड रेंट है उसके साथ साथ जो इंक्रीज है वो भी उसमें इंक्लूड होगी। और स्टैंडर्ड रेंट की अगर मैं बात करूं तो
सेक्शन 2 जो है, जो कि डेफिनेशनल क्लॉज है, वहां पे भी स्टैंडर्ड रेंट डिफाइन है। अगर 2 में मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो वहां पे 2 का 1 का H बात करता है कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इन रिलेशन टू एनी अकोमोडेशन मीन स्टैंडर्ड रेंट रेफर टू इन सेक्शन 7 और वेयर द स्टैंडर्ड रेंट हैज बीन इंक्रीज अंडर सेक्शन 8 सच इंक्रीज्ड रेंट। तो दोनों स्टैंडर्ड रेंट में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एप्लीकेशन आरसीए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल फिक्स द इंटरिम रेंट, इट इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन। तो इंटरिम रेंट की बात कहाँ दे रखी है, तो सेक्शन नंबर 11 जो है वो इंटरिम रेंट की बात करता है। इंटरिम रेंट का मतलब होता है कि बीच में, इंटरिम का मतलब होता है नॉट द फाइनल बट बीच में कोई अगर रेंट डिसाइड करके बताया जाता है कि ये रेंट होगा, तो उसे बोलते हैं इंटरिम रेंट। और सेक्शन नंबर 11 में बात करूं तो इसकी जो मार्जिनल हेडिंग है वो है फिक्सेशन ऑफ इंटरिम रेंट। और जैसे कि मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ कि जो चैप्टर नंबर आपका तीसरा है, थर्ड चैप्टर है, वो सेक्शन नंबर 11A से लेके 23 तक है। मतलब सेक्शन नंबर 11 जो है वो चैप्टर नंबर सेकंड का लास्ट सेक्शन है, इसको आप ऐसे याद रखें, ठीक है। तो अगर मैं सेक्शन नंबर 11 की बात करूं तो की लैंग्वेज ये है कि इफ एन एप्लीकेशन फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट और फॉर डिटरमाइनिंग द लॉफुल इंक्रीज ऑफ सच रेंट इज मेड अंडर सेक्शन 10, द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शेल pending final decision on the application make as expeditiously as possible a provisional order specifying the amount of interim rent or lawful increase to be paid by the tenant to the landlord and shall appoint the date from which such interim rent of lawful increase so specified shall be deemed to have been effect। ठीक है, तो कौन फिक्स करेगा स्टैंडर्ड रेंट, ये भी सवाल आता है। तो यहाँ पे आरसीए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिक्स करेगी स्टैंडर्ड रेंट, सॉरी इंटरिम रेंट। इंटरिम रेंट का मतलब क्या होता है कि फाइनल ऑर्डर आने के पहले अगर किसी अकोमोडेशन का रेंट फिक्स करना हो तो वो आरसीए फिक्स करेगी कि भाई इस अकोमोडेशन का इतना रेंट होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। जस्ट लेट मी सी, इज दिस द लास्ट क्वेश्चन? यस, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये कहता है अ रिवीजन अगेंस्ट अ फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय आरसीए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी on an application submitted by the retired government servant for eviction of his tenant on the ground of bona fide requirement shall be presented to option 1 to the High Court, option 2 the District Court, option 3 the Court of Civil Judge and option 4 the Commissioner। तो आपने अगर इसके पहले पार्ट 2 वीडियो देखा हो जिसमें मैंने आपके साथ 2018 का पेपर डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने आपको रिवीजन वाली बात बताई थी। मैंने आपको बताया था कि भाई सॉरी रिवीजन बोला मैंने, शायद अपील वाली बात बताई थी कि अपील जो होगी वो आरसीए में कहाँ होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अपील जो होगी भैया वो होगी सेक्शन नंबर 31 में। ठीक है, और अपील किसको होगी? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज को होगी। अब हम पेपर किसका सॉल्व कर रहे हैं? एडीजे का ही सॉल्व कर रहे हैं। मतलब अगर आप इस पेपर को क्लियर कर लेते हैं, आप इसका मेंस इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, तो आप कौन बनेंगे? आप बनेंगे एडीजे। और अपील आरसीए के ऑर्डर की अगेंस्ट किसको होती है? एडीजे को होती है। तो ये बात तो याद रखना लाइक इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात की जा रही है ना, वो स्पेशल काइंड ऑफ टेनेंट की बात की जा रही है कि उनके ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो रिवीजन कहाँ होगी। यहाँ पे रिवीजन की बात की जा रही है। तो जो रेंट कंट्रोलिंग सॉरी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 है, उसका जो चैप्टर नंबर 3A है, ठीक है, जो कि 23A से लेके 23J तक की बात करता है, उसमें 23J में स्पेशल काइंड ऑफ टेनेंट की लिस्ट दे रखी है, स्पेशल काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड की लिस्ट दे रखी है। आई एम सो सॉरी, स्पेशल काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड में कौन कौन इंक्लूडेड है? तो इसमें इंक्लूड होगा कोई भी भाई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, या कोई आर्म फोर्सेस का रिटायर्ड एम्प्लॉय है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, कोई विडो है, एक्सेट्रा, वो लोग इंक्लूड होंगे। अब उनके लिए जो प्रोसीजर होगा ना एविक्शन, मतलब वो कैसे एविक्शन का सूट लेके आएंगे एंड ऑल, वो डिफरेंट है। जो प्रोसीजर चैप्टर नंबर 3A में दे रखा है वो उन्हें फॉलो करना होगा। और वहीं पे एक सेक्शन आपको मिलेगा, सेक्शन नंबर 23E।
ठीक है, जो बात करता है रिवीजन टू हाई कोर्ट। और यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई इस जो चैप्टर में जो भी डिसीजन आएगा उसका रिवीजन होगा, और रिवीजन कहाँ होगा, हाई कोर्ट में होगा, और अपील नहीं होगी। कौन सी अपील, जो सेक्शन नंबर 31 में दे रखी है वो अपील नहीं होगी, रिवीजन होगा, रिवीजन हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, मैं आपको एक मिनट पढ़ के भी सुना देती हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, और आप भी अपने बेरेक में से ओपन कर लीजिए। तो 23 ई की बात करूं तो ये बोलता है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 31 और सेक्शन 32, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास बाय द आरसीए अंडर दिस चैप्टर। The High Court may at any time suo motu or on the application of any person aggrieved for the purpose satisfying itself as the legality, propriety or correctness of any order passed by, or as to the regularity of the proceedings of the RCA, call for and examine the record of the case pending before or disposed by such authority, and pass such order in revision in reference thereto as it thinks fit, and save as otherwise provided by this section. In disposal of any revision under this section, the High Court shall, as far as may be, exercise the same power and follow the same procedure as it does for disposal of a revision under section 115 of CPC, as if any such proceeding of RCA is of a court subordinate to such हाई कोर्ट। और लिमिटेशन दे रखी है प्रोवाइजो में, लिमिटेशन कितनी होगी, लिमिटेशन होगी 90 डेज की। ठीक है, तो 23 ई में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है कि पहली भाई बात तो भैया जो 31 में अपील दे रखी है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, 32 में सेकंड अपील है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। एप्लीकेबल क्या होगा, तो एप्लीकेबल ये होगा कि रिवीजन हाई कोर्ट की जाएगी, और वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा जो कि 115 सीपीसी में दे रखा है। यहाँ पे मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आई थिंक अभी तक का सबसे लंबा वीडियो ये बना है, इसको आप अंत तक देखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर गिविंग योर 41 मिनट्स टू मी, एंड थैंक यू सो मच।